हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 14th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम यूपी, गोवा एंड उत्तराखंड। सो व्हाट हैपन, हम यूपी की बात करें तो यूपी में आज सेकंड फेज का इलेक्शन है और वहीं गोवा में भी और उत्तराखंड के सारे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स पर इलेक्शंस हो रहे हैं। सो गोवा और उत्तराखंड में आज ही इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन रिजल्ट जो इलेक्शन का रिजल्ट है विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द 10th ऑफ मार्च, सारे स्टेट्स का इंक्लूडिंग यूपी ऑल्सो। एंड अभी यूपी के सेकंड फेज का इलेक्शन चल रहा है और इसमें एक पॉइंट है। द पॉइंट इज अबाउट द चार धाम एक्ट। मतलब ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो बीजेपी बहुत उसको भी रिसेंटली 2 इयर्स में 3 चीफ मिनिस्टर्स चेंज करने पड़े। अब उसका रीजन अलग था। उनकी उनकी जो इनसाइड पॉलिटिक्स थी उनका वो उनका रीजन रहा। बट हुआ क्या, पुष्कर सिंह धामी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर ही रिवोक द चार धाम एक्ट। अब हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि चार धाम एक्ट क्या है, क्योंकि दो हमने चार धाम से चीजें रिलेटेड सुनी हुई है। एक हमने सुना है चार धाम प्रोजेक्ट, एक है चार धाम एक्ट। तो लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं और दोनों ये चीजें है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। सो द फर्स्ट वन इज चार धाम प्रोजेक्ट। देखो, अगर कभी भी चार धाम प्रोजेक्ट आए तो इसका मतलब ये है कि ये गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका क्या बोलते हैं, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, जो चार धाम है उत्तराखंड में, उनकी सड़क को वाइडन करना बिकॉज ऑफ दी सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया कि आप चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है सड़क को चौड़ा कर सकते हो, कि जिससे हमारी अगर कोई यहां पर थ्रेट आता है तो हमारे वेपन्स हो गए या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए, वो आसानी से जा सके उन सड़कों पे। ठीक है, पहले क्या था कि पहले सिर्फ रोड्स की कनेक्टिविटी सही कर रहे थे, मतलब रोड्स को और ज्यादा अच्छा बना रहे थे जिससे इन चार धाम को कनेक्ट किया जा सके अंडर दी चार धाम प्रोजेक्ट, जिसके चलते टूरिज्म बूस्टअप हो जाए और जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, मिसहैप्स होते हैं, उनको रोका जाए। बट फिर गवर्नमेंट के दिमाग में आएगा क्यों ना इस प्रोजेक्ट को हम और ज्यादा एक्सटेंड कर दें एंड रोड्स को और चौड़ा कर दें बिकॉज ऑफ दी गलवान वैली क्लैश, क्योंकि डायरेक्टली हमारा फिर चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश कभी भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर कभी सिचुएशन थोड़ी सी बेकार होती है तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स इजीली वहां पर जा सके उत्तराखंड के और चाइना के बॉर्डर के पास। तो इसीलिए इसको वाइडन करने की बात चल रही थी। बट बहुत सारे इकोलॉजिस्ट से, इन्वायरमेंटलिस्ट से, उनका कंसर्न यही था कि अगर आप सड़कों को और चौड़ा करोगे तो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, लैंडस्लाइड के केसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत इन्वायरमेंटल डिजास्ट्रस हो जाएगा अगर इस रोड को वाइडन किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली बोल दिया था इस चीज पर कि गवर्नमेंट जो है वाइडन कर सकती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड लेकिन हाँ, आई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप ऐसे वाइडन करो कि इन्वायरमेंट पे कम इंपैक्ट पड़े। एंड ये जो चार धाम एक्ट है ये डिफरेंट है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ही आया था इन द ईयर 2020। दिस एक्ट सेज कि भैया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड 53 other temples which has been situated in the state of Uttarakhand will come under the ambit of board। एक बोर्ड के ambit में ये काम करेगा, जिससे गवर्नमेंट की ज्यादा पावर हो जाएगी उनके फाइनेंस के ऊपर, टेम्पल के फाइनेंस के ऊपर। और अभी हम देखा जाए तो अभी चार धाम को केदारनाथ, बद्रीनाथ के टेम्पल्स हैं, उनको एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो रेगुलेट करता है। बाकी रिमेनिंग्स के और अलग डिफरेंट ट्रस्ट बने हुए हैं, वो रेगुलेट करते हैं। सो अभी इस एक्ट के थ्रू एक ट्रस्ट बनाया जा रहा था, एक बोर्ड बनाया जा रहा था। उस बोर्ड के अंदर सारे के सारे टेम्पल्स के ट्रस्ट काम करेंगे और उस बोर्ड को रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी। उसका जो मेन हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नमेंट का अपॉइंटेड ऑफिसर सीईओ होगा। ये सारी बातें थी। तो जो प्रीस्ट थे और जो डिवोटीज थे इन टेम्पल्स के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि आप ऐसा बोर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि फिर जो हमारी ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वो छिन जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इस चीज को लेकर अभी जब पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले उन्होंने यही किया कि उन्होंने चार धाम एक्ट के थ्रू जो बोर्ड बन रहा था उसको रिवोक कर दिया, जिसके चलते जो लोग हैं, डिवोटीज हैं, प्रीस्ट हैं, उन्होंने उनका सपोर्ट किया। सो डिफरेंस समझना चार धाम प्रोजेक्ट एंड चार धाम एक्ट के बीच में, ये हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है,
मतलब पॉलिटिक्स हमारे लिए मेन नहीं है, बट चारधाम एक्ट एंड चारधाम प्रोजेक्ट. चारधाम प्रोजेक्ट इज अबाउट द वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, एंड चारधाम एक्ट इज अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द बोर्ड. ठीक है. मूविंग फर्दर, सो यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी ने इंडिया के काउंटर पार्ट, इंडिया के होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला से उन्होंने यही बोला है कि आपने ऑफ कैम इंडिया का जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया, उसको एक बार फिर से आप रिव्यू कर लो एंड उसको रिन्यू कर दो. रीजन बीइंग, क्योंकि ऑफ कैम की बात करें तो ऑफ कैम इज अ जो उसका मेन हेड ऑफिस है, या जहां की बात करें ऑफ कैम इज अ ब्रिटिश एनजीओ. तो बात की जा रही है कि भाई ऑफ कैम के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इंडिया में लोगों की, और ऑफ कैम जो मेन एनजीओ है उन्होंने हमें बोला है कि अगर आप गवर्नमेंट को बोल सके, इंडियन गवर्नमेंट को बोल सके टू रिन्यू द रजिस्ट्रेशन, एफसीआर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ कैम इंडिया, तो आप प्लीज कर दो. क्योंकि आपने प्रीवियसली भी किया, क्योंकि जो मिशनरीज थी आपकी, जो सेटअप की गई थी बाय द मदर टेरेसा, वो मिशनरीज का भी एफसीआरए परमिशन आपने नहीं दी थी, बट आफ्टर 2-3 डेज आपने फाइनली उनको रिक्वेस्ट जो है, आपने जो उनकी रिक्वेस्ट है वो मान ली थी. पहले डिनाई करी थी, लेकिन आपने फिर बाद में मान ली थी. और एक दो अदर एनजीओ ऑल्सो हैं जिनका पहले आपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया था, बट बाद में रिन्यू कर दिया. सो प्लीज, उनका यही कहना है यूके ऑफिशियल्स का, स्पेसिफिकली यूके के होम सेक्रेटरी का, कि ऑफ कैम इंडिया का जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया, आपने डिक्लाइन कर दिया, उसको आप प्लीज फिर से रिन्यू कर दीजिए. मूविंग फर्दर, सो अच्छा, इसमें कुछ चीजें पढ़नी है. सो व्हाट हैपन, तो कलकत्ता में एक जगह है चंद्र नागौर, या चंदन नगर बोल सकते हो, या चंदेर नागौर बोल सकते हो. तो इट्स बेसिकली बंगाली लोग प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग करते हैं. सो चंदन नगर हम लेके चलेंगे. तो चंदन नगर में एक बिल्डिंग है, रजिस्ट्री बिल्डिंग. और वो रजिस्ट्री बिल्डिंग बनाई गई थी इन द ईयर 1875, एंड दिस रजिस्ट्री बिल्डिंग डिपिक्ट्स द सेटलमेंट ऑफ फ्रांस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये बताता है, इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट. ठीक है, ये बताता है. और चंदन नगर की हम बात करें तो चंदन नगर ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली पर पहला ट्रेडिंग पोर्ट खोला गया था, विच हैज बीन सेट अप बाय द फ्रेंच इन द ईयर 1696. तो चंदन नगर भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंस रखता है. चंदन नगर लिख लिया. एंड जो रजिस्ट्री बिल्डिंग है, अभी उसके रेस्टोरेशन की बात हो रही है कि उसका रेस्टोरेशन किया जाए, क्योंकि अभी बहुत बिल्डिंग खराब हो चुकी है. एंड गवर्नमेंट ने पहले ही प्रपोजल डाला था कि हम इसको रेस्टोरेंट्स में और बुटीक में कन्वर्ट करेंगे, बट अभी तक इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ. तो इसी के चलते ये न्यूज़ आई है कि अभी रजिस्ट्री बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना. एंड दिस बिल्डिंग शोज द सिंबल ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ द कॉलोनियल टाउन. मूविंग फॉरदर, हमें सिटी की न्यूज़ नहीं पढ़नी है, सो विल मूव टू द स्टेट पेज. लेट्स सी स्टेट पेज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो यस, ऑन द 5th पेज, सो फाइनली अभी कर्नाटका के हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया था कि स्कूल्स के अंदर जो रिलीजियस क्लोथ्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे, चाहे हिजाब हो, चाहे आपका सेफ्रॉन शॉल हो, वो अलाउ नहीं किया जाएगा. जो ड्रेस कोड है वही ड्रेस कोड आप फॉलो करिए. सो ओडीपी ओडीपी में जो स्कूल्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग ड्रेस कोड को फॉलो करने वाले हैं. ठीक है. एंड एस आर बोमई के सन वसवराज बोमई, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उन्होंने बोला है और डायरेक्शन दिए हैं टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड टू द डिप्टी कमिश्नर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स कि आप इंश्योर करिए कि पीस एंड हार्मनी होनी चाहिए स्कूल प्रीमाइसेस में, कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस हैपनिंग होना चाहिए. ये चीज उन्होंने बोली है. सो कल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन दी सिटी ऑफ हैदराबाद, नॉट सिटी ऑफ हैदराबाद बेसिकली, उन्होंने तेलंगाना में उन्होंने अराउंड 120 kg स्टैच्यू which has been built of gold, उसका इनॉग्रेशन किया. एंड द स्टैच्यू इज ऑफ श्री रामानुजाचार्य जी. एंड देखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि उनके 1000 बर्थ एनिवर्सरी पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया. तो इट्स अ 216 फीट स्टैच्यू, उसी का ही पार्ट था ये गोल्डन स्टैच्यू ऑफ श्री रामानुजाचार्य जी. ओके. सो ये थोड़ा सा लिख लेना, ये थोड़ा काम आएगा. जैसे श्री राम नागरम, तो इट्स अ वो है वेन्यू है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का,
इट्स 216 फीट पंचलोहा। तो पंचलोहा स्टैच्यू मतलब कि 5 एलिमेंट से, 5 मेटल से बनके ये स्टैच्यू बनाया गया है। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज फॉर समथिंग, ये अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन इट्स अबाउट द एरा ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, ये अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंड विल टेक ओवरव्यू ऑफ दिस एडिटोरियल दैट्स अबाउट द इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। ओके, चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस द फॉर समथिंग, ये है क्या। हुआ क्या कि अभी देखा जाए तो, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सुनना समझ में आ जाएगा। अभी हुआ क्या कि अभी क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, जापान के फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के भी काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात करी और कुछ कुछ एजेंडा पे काम किया। और ये एजेंडा जो है ना, ये सेटअप कर रहा है जो भी सबमिट होगी, क्वाड सबमिट होगी टोक्यो में, क्वाड ग्रुप की। अब सबमिट जब मैं बोल रहा हूं मतलब चारों कंट्रीज के लीडर्स मीटअप करेंगे इन टोक्यो बाय द एंड ऑफ 2022। ओके, तो उसके लिए सेटअप किया जा रहा है। एंड जो मेन एजेंडा पे काम किया गया वो इसी पे काम किया गया, कैसे अराउंड 1 बिलियन से भी ज्यादा वैक्सीन डोजेस को डिलीवर कर सके उन कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, जिसके चलते इंडिया ने यूएस फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली है, और और जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क के थ्रू डोनेट किया जाएगा। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम था, दूसरा जो एजेंडा रहा इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का, वो था टू सेटअप द इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम, जिसके चलते हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। ठीक है, और जो चौथा था, थर्ड था, दैट्स अबाउट दी 5G सिस्टम को लेकर के क्वाड जो है, क्वाड का विजन है कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस सेफ और ट्रांसपेरेंट हो इन दी 5G सिस्टम में। और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे भी बात की गई, एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन पे भी क्वाड ने बात करी है। ठीक है, हाँ, कुछ बातें हैं जिसपे इंडिया बात करना चाहता था लेकिन बात नहीं कर पाया, दैट इज अबाउट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उस पर किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, बट हाँ, एक चीज बहुत ज्यादा यहां पर बहुत हुई है कि क्वाड ने जरूर बेसिकली बात की गई कि हम लोग चाइना को अपोज कर रहे हैं। इवन दो उन्होंने चाइना का डायरेक्ट नेम नहीं लिया, बट उन्होंने बोला है कि हम लोग फ्री ट्रेड लाना चाहते हैं, पीस ट्रेड लाना चाहते हैं in the Indo-Pacific region, and Quad Group will support the regional countries like Philippines, Indonesia, जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, जिसके चलते हम लोग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड स्टार्ट कर सकें। और क्वाड के इस काम से ये पता लगता है कि क्वाड जो है ना, वो मिलिटराइज नहीं करेगा, जैसे उन्होंने नाटो को कर दिया कि नाटो की खुद की मिलिट्री है, तो लेकिन क्वाड में वो लोग मिलिटराइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। एंड अब इस पे देखा जाए तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, उनके डिफरेंट व्यूज हैं वर्ल्ड को देखने का। अब कैसे, देखो, जरूर यूएस हुआ, आपका जापान हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, वो म्यांमार को लेकर सेम स्टैंड रखते हैं, बट इंडिया सेम स्टैंड नहीं रखता। जैसे कि चारों नेशन चाहते तो हैं, क्वाड के चारों नेशन इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो चाहते तो हैं कि डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन हो जाए म्यांमार में, बट इंडिया कभी सेंक्शंस लगाना नहीं चाहता म्यांमार के ऊपर। बट यूएस हुआ और अदर वेस्टर्न नेशंस हुए, दे आर सपोर्टिंग दी टू इम्पोज सेंक्शंस ऑन दी म्यांमार। ये चीज हो सकती है। अब वहीं दूसरी हम बात करें तो रशिया को लेकर, कि भाई रशिया जो है वो की नेटो टेंशन बढ़ा रहा है, रशिया नेटो टेंशन बढ़ा रहा है ओवर दी यूक्रेन इशू को लेकर। देखा जाए तो उसको भी फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर, उन्होंने भी इतना ज्यादा उस पर इतना ज्यादा उस पर भी उन्होंने बात नहीं करी। क्यों बात नहीं करी, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, जापान हुआ, यूएस हुआ, इन तीनों नेशंस ने बोल दिया कि भैया यूक्रेन में हमारे रेसिडेंट जो रह रहे हैं, हमारे सिटीजन जो रह रहे हैं, वो वापस से आ जाए, क्योंकि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। सबसे पहले यूएस ने किया, फिर उसका सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी किया और जापान ने भी किया। बट इंडिया ने कभी भी यूक्रेन की बात नहीं करी, और यूक्रेन में कभी भी अपने इंडियंस को नहीं बोला कि आप वापस आ जाओ। अब वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि हम रशिया के साथ रिलेशन खराब करें अपने। ठीक है, ये चीज बोली गई। कभी भी इन्वेजन को लेकर ना ही इंडिया ने सपोर्ट किया है, ना ही उसके अगेंस्ट गया। ठीक है, तो जिससे यह पता लगता है कि दिस दिस गिव रिमाइंडर टू दी क्वाड पार्टनर कि हमारे कंसर्न सिमिलर हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे कोर वैल्यूज को शेयर कर सकते हैं, बट हम लोग वर्ल्ड को एक व्यू में नहीं देखते, एक आइडेंटिकल व्यू में नहीं देखते। ठीक है, सिंपल सा जो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि क्वाड जो है वो सिर्फ एक ग्रुपिंग बन के रहेगा। ठीक है, ग्रुपिंग बन के रहेगा, दैट्स फॉर समथिंग, नॉट फॉर समबडी, नॉट अगेंस्ट समबडी।
कुछ करने के लिए ग्रुपिंग बने रहे, कुछ कुछ करने के लिए ग्रुपिंग बनेगा, बट किसी का काम बिगाड़ने के लिए या किसी के अगेंस्ट ये ग्रुपिंग नहीं बनने वाला। बाकी लोग कहते जरूर हैं कि चाइना के अगेंस्ट है, बट डायरेक्टली क्वाड ने कभी चाइना का नाम कभी लिया तक नहीं। Moving further towards the next editorial, that's about the era of combative federalism। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। सो देखो, हमने बहुत सारे फेडरलिज्म के टाइप सुने हैं, जैसे कि आपने अभी कॉम्बेटिव पहली बार सुन रहे हो, बट हमने पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुना है, आपने कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म सुना है। इन सब की अपन डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट की पावर है, सेंटर की पावर है, एंड दोनों दोनों एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों अपना अपना काम करने वाले हैं। दैट इज फेडरलिज्म। और सबसे बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल जो फेडरलिज्म का है, फेडरल गवर्नमेंट का है, वो है यूएस। क्योंकि एक लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट बनी हुई है। यूनियन लिस्ट को हम बोल सकते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स हुए हैं, उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट बना सकता है लॉ। बाकी स्टेट के जितने भी आइटम्स हैं, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा। जैसे कैलिफोर्निया में लिखा है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कैलिफोर्निया ही बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकता। इंडिया में फेडरलिज्म की डेफिनेशन थोड़ी सी ट्विस्टेड है। इंडिया में जो फेडरलिज्म है, इट्स क्वाजी फेडरल कॉन्सेप्ट वाला है, कि मतलब कि भैया स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है। बल्कि एक और लिस्ट है कॉन्करेंट, जिसमें दिए गए हैं कि दोनों लॉ बना सकते हैं, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये चीज है। तो क्वाजी फेडरल मतलब फेडरल भी है और थोड़ी सी यूनिटरी भी है, जिससे हमारा जो नेशन है वो थोड़ा स्ट्रेंथन बनता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसकी बहुत तारीफ भी हुई है। ठीक है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और जब से स्पेसिफिकली जब सेकंड एरा स्टार्ट हुआ है, उनका सेकंड प्राइम मिनिस्टरशिप स्टार्ट हुई है, तब से थोड़ी फेडरलिज्म में ब्रीच आई है। और फेडरलिज्म इस जो कोलैबोरेटिव और हम लोग कोलैबोरेटिव और क्या बोलते हैं आपके, एक और फेडरलिज्म होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिस पे हम लोग बात करते थे, अब वो फेडरलिज्म चेंज होती जा रही है किस पे, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म पे। कैसे? सबसे पहले एग्जांपल दिया कि अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 में अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे कि सेंटर और स्टेट की पावर है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा फॉर द डेपुटेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर्स एंड द आईपीएस ऑफिसर इन द सेंटर, एट द सेंटर। इस चीज को लेकर जिससे एक टेंशन क्रिएट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में। सबसे पहली बात तो ये आई, जिससे जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, लाइक केरला, लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना, आपका वेस्ट बंगाल, तो इन सब ने अपोज किया, छत्तीसगढ़, इन सब ने इस अमेंडमेंट का अपोज किया कि भैया ऐसे नहीं, जैसे हमारी पावर तो कटेल हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखा जाए तो ये जो अमेंडमेंट आया, लेटेस्ट एग्जांपल जो मिला है अभी आईएएस रूल्स 1954 के प्रपोज अमेंडमेंट का, इट्स एन इवोल्यूशन ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। ठीक है। और कॉम्बैटिव फेडरलिज्म की हम बात करें तो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म ये टर्म कॉइन किया गया, इट्स कॉइन्ड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत। और उन्होंने ये टर्म कॉइन इसी वजह से किया था, जब 1950 आर्टिकल 356 का रिवोकेशन किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो सॉरी, आर्टिकल 356 के अंदर उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था और प्रेसिडेंट रूल ला दिया गया था। सॉरी, आर्टिकल 356 हटा ही नहीं गया था, आर्टिकल 356 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया था उत्तराखंड में, और उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। तब उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, दे आर रनिंग ऑन द कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, नॉट ऑन द कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये चीज बताई गई। अब इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ऑथर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किए, जैसे कि उन्होंने बोला 2016 में हुआ क्या, अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ने बोला था कि भैया एडवांस में आप असेंबली इलेक्शंस करा दो, जिसके चलते पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए स्टेट के अंदर और प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना पड़ा। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन बीच में करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को जो पावर मिल रखी है अंडर द आर्टिकल 174, उसका वो मिसयूज नहीं कर सकता, ना ही वो एक्सटीड कर सकता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ने क्या कर दिया था, गवर्नर ने हाउस बुला लिया था, खुद से सेशन में समन कर लिया था, लोगों को बुला दिया था कि भैया कि आप ऐसा करो, गवर्नमेंट फॉर्म कर दो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो, विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर यू कैन नॉट डू दीज एक्ट। आप नहीं कर सकते, आप अपनी पावर को एक्सीड नहीं कर सकते। ये चीज बोलेगी। इवन गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहां पर भी गवर्नर की जो पावर है ना, वो गवर्नर अपने गवर्नर अपनी पावर के बियॉन्ड काम कर रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना, अगर आपके पास एडिक्वेट मेजोरिटी भी नहीं है तब भी आपकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करा देना, आपको बुला लेना, इनवाइट कर देना, ये चीज बताई गई। इवन राजस्थान के गवर्नर ने भी रिफ्यूज कर दिया था कि हम लोग समन नहीं करेंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेशन को।
हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को समन नहीं करेंगे इवन ऑन दी एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक जहां पर आप उनकी बिना बात, उन्होंने आपको एड एंड एडवाइस दी भी नहीं, आपने हाउस बुला लिया। वही राजस्थान में क्या हो रहा था कि वो लोग एड एंड एडवाइस दे रहे थे बट गवर्नर मान नहीं रहा था। सो दीज आर द एग्जांपल विच शोज कि हम लोग फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, स्पेसिफिकली यूनियन गवर्नमेंट। और भी एग्जांपल आया एनजीटी, है ना, क्योंकि एनजीटी को लेकर सबसे बड़ा इशू यही था 2018 में कि एनजीटी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, चीफ मिनिस्टर के पास होगी कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लैरिफिकेशन दे दी थी और बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सिर्फ 3 क्राइटेरिया में पावर होगा, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। बाकी जितने भी मैटर्स बचते हैं उन सब में आपका चीफ मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की, पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर होने वाली है ना। और इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को जब ये बात हजम नहीं हुई, यूनियन गवर्नमेंट को बात हजम नहीं हुई, तो यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल नेशनल कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट लेके आए, प्रपोज अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें उन्होंने दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को और छीन लिया। फिर जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया भी था कि भाई अगर हम बात करें तो केस हुआ था अजीत मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। उसमें कोर्ट ने बोला था कि भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ साथ काम करना चाहिए। अगर वो साथ साथ काम नहीं कर रहे तो साइड बाय साइड काम करना चाहिए, एक दूसरे की पाथ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये चीज बताई गई थी। फिर बाकी और भी कॉन्फ्लिक्ट बताया गया, और भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे बताया गया कि भाई अभी हुआ क्या था जब साइक्लोन यास आया था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने गए थे वेस्ट बंगाल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने गए थे वेस्ट बंगाल में एंड वहां पर उन्होंने विजिट करने गए। विजिट के बाद वो दिल्ली गए, तो दिल्ली में उन्होंने समन कर दिया था वेस्ट बंगाल के होम सेक्रेटरी को। जब वो गए, होम सेक्रेटरी जब समन किया तो जाना पड़ा उन्हें, तो जाना पड़ा। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो होम सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। फिर उसके बाद बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेट में करवाने लगती है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेट में करवाने लगती है, रेड पड़वाने लगती है। ये चीज बताई गई। फिर ऑथर ने फिर आगे बोला कि देखो, देखा जाए तो अभी हमें ना नेशन को, और नेशन की हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म पे काम करना चाहिए, ना कि कॉम्बेटिव फेडरलिज्म पर। और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की बात है कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेशन बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर क्लैरिफिकेशन दे रखी है। बोला था 2018 में केस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ एनजीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सिंपल सी बात बोली थी कि द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या है, नेगोशिएशन है और कोऑर्डिनेशन है, जिसके चलते हम लोग जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंसेस है उसको इजीली आयरन आउट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। ये चीज बताई गई थी। एंड ऑथर का सिंपल से यही कहना है कि अभी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, उन सबको कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करना चाहिए, नॉट ऑन द कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। अब ऑथर ने यहां बताया, सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पैंडेमिक के समय सबसे बड़ा जो लेसन मिलने को मिला सारे नेशंस को, वो था सप्लाई चेन को लेकर, कि सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर, कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी डिसरप्ट हुई, जिसके चलते बहुत सारे नेशंस में बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज आ गई। और एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स का दिया यहां पर, क्योंकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहां पर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने बोला कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन थी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की, वो कैसे फ्रेजाइल हो गई, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है ना वो ईस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है, ओवर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं ओवर डिपेंडेंट। ईस्ट एशिया मतलब चाइना, मेजोरिटी चाइना, जिसके चलते देखा जाए तो सिलिकॉन के जो प्राइसेस है वो राइज अप होने लगे। फैब मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो भी सिर्फ ईस्ट एशिया में ज्यादा काम करती थी, और यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर स्टार्ट होने से सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज और होने लगी। फिर जिसके चलते यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक पैकेज अनाउंस किया $50 बिलियन का, और बोला गया कि हम लोग खुद की फैब मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। अब फैब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, जिसको फैब मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो आप, जिसको फाउंड्रीज भी बोल सकते हैं। फाउंड्रीज जो लिखा हुआ है ना, ऑल्सो नोन एज दी फैब मैन्युफैक्चरिंग। फैब मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स। 50 बिलियन का पैकेज मिला है, जिसके चलते इंटेल ने बोला है कि हम लोग अराउंड
2 फैब मैन्युफैक्चरिंग खोलने वाले हैं एरिवाना में कैंपस में। एंड अराउंड देखा जाए तो ताइवान सेमीकंडक्टर्स कंपनी है। ग्लोबली उसका 22% मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर्स में। 24%, नॉट 22%, 24% मार्केट शेयर है। एंड टीएमएचसी ने भी अश्योर किया है कि हम लोग एरिवाना में भी द स्टेट ऑफ वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएस, वहां पर भी हम लोग अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेंगे एंड विल स्पेंड अराउंड $12 बिलियन। ठीक है, जिससे जो शॉर्टेज हो रही है सेमीकंडक्टर्स की वो शॉर्टेज ना हो। अब इसी चीज को लेकर इंडिया ने भी अभी आत्मनिर्भर भारत के चलते पैकेज दिया $10 बिलियन का टू इंसेंटिवाइज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द कंट्री। ठीक है, अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने यहाँ पर एडिटोरियल्स लिखे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताई फैब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मतलब सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोलने को लेकर। तो ऑथर ने यही बोला है कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई चिप डिजाइनर्स हैं तो वो इंडिया के हैं, यूएस से ज्यादा। मतलब यूएस से आउटसाइड अगर हम देखें, यूएस के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे कोई आता है सबसे ज्यादा चिप डिजाइनर्स में, तो वो इंडिया है। तो इससे पता लग सकता है कि भाई इंडिया कैसे सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इंडिया को डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ेगी, बल्कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है डिफरेंट नेशंस में सेमीकंडक्टर्स। ये चीज यहां बताने की कोशिश की गई। और फिर ऑथर ने बताया कि अगर हम रिसेंट बात करें तो अभी जो टोटल डिमांड है सेमीकंडक्टर्स की इंडिया में, वो उसका मार्केट है $24 बिलियन का। एंड इट कैन एक्सटेंड टू $80 to $90 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2030। ये चीज बताई गई, एक्सपेक्टेड है ये। फिर उस चीज को लेकर फिर ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट को और क्या क्या करना चाहिए, जैसे और भी काम करने चाहिए जिससे सेमीकंडक्टर से रॉ मटेरियल है उसको भी हम इजीली सप्लाई कर सकें, हमें उसके लिए भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि सेमीकंडक्टर चलो बन तो जाएंगे, बट सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की यूज जरूरत पड़ेगी। अब वो रॉ मटेरियल जो है ना, उस पर भी हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को बूस्ट अप करें, ये चीज बोली गई। उस चीज को लेकर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ये चीज बताया गया। फिर आगे ऑथर ने बोला है कि अगर हम लोग हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं तो हमें अनइंटरप्टेड पावर अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी। मोर देन 99.7% अप टाइम जो अभी चल रहा है उससे 100% ज्यादा देनी पड़ेगी, ये चीज बोली गई। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। एंड फिर ऑथर ने बोला कि देखो अभी हम पूरा डिपेंडेंट है एफडीआई के ऊपर। एफडीआई मतलब कि कोई बाहर की सेमीकंडक्टर्स की कंपनी है वो इंडिया में सेटअप करे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे कि अभी ताइवान सेमीकंडक्टर्स कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने की बात करी एरिवाना में, ऐसा ही इंडिया भी चाहता है कि होना चाहिए। बट इंडिया को फोकस करना चाहिए, एफडीआई तो आ जाएगा इंडिया में क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इंडिया के इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर्स कंपनी है वो फैब मैन्युफैक्चरिंग खोलें, वो फैब यूनिट्स खोलें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, ये चीज यहां पर ऑथर ने डिफाइन करी है। फिर आगे ऑथर ने यही लिखा है कि अगर हम देखा जाए तो इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन इंजीनियर्स ने बहुत सारी कंपनी सेमीकंडक्टर्स कंपनीज को बना दिया, कहां से कहां ले गए। इंटेल हो गया आपकी, एक और है टेक्सास टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको भी बहुत ज्यादा कहाँ लेके आ गए। तो जब इंडियन इंजीनियर्स में कैपेबिलिटीज है तो इंडियन इंजीनियर्स को कैसे, इंडियन माइंड्स को हम कैसे इंडिया में ही रोक के रखें, उन उनको इंडियन कंपनीज के अंडर काम कराएं और इंडिया को एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, उस चीज को लेकर ऑथर ने यहाँ पर बोला है। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो इंस्टीट्यूट हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में भी गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए एंड वहां पर सेमीकंडक्टर्स को लेकर काम करवाना चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल यूथ, सो सेंटर ने बोल दिया है कि एलआईसी, उन्होंने सेंटर ने पहली बात तो एलआईसी को लेकर आईपीओ की बात कर दिया और बोला गया कि बाय द एंड ऑफ 31 मार्च हम लोग आईपीओ लॉन्च कर देंगे एलआईसी का। एंड उन्होंने एक चीज और बोली है कि अराउंड 5% ऑफ द स्टेक जो है गवर्नमेंट के पास रहेंगे, 10% स्टेक्स रिजर्व रहेंगे फॉर द पॉलिसी होल्डर्स के लिए एंड 5% रिजर्व रहेंगे फॉर द एम्प्लॉयज, एलआईसी एम्प्लॉयज के लिए, ये चीज बोली है। और एलआईसी का देखा जाए तो अभी मार्केट शेयर जो है इंश्योरेंस में, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस में वो 66% है। मूविंग फर्दर, सो अभी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा एक लॉ को लेकर, एक एक्ट को लेकर, दैट इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेसिकली एम्पावर्स द गवर्नमेंट एंड एम्पावर्स द स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कि विदाउट एनी आपका ऑर्डर वो किसी के भी घर में घुस घुस के ब्लैक मनी को लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बट बहुत सारे जो लोग हैं और पिटिशनर्स ने
फाइल करिए पिटीशन कि पीएमएलए का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि जो फंडामेंटल पर्पस है इस एक्ट के अंदर वो ये है कि आप इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करो, है ना। वो पर्पस खो रहे हैं क्योंकि ईडी कभी भी किसी घर में घुस जाता है और ड्रग्स को लेकर, और कभी भी उनको लगता है कि भाई यहां पर ऐसा कोई इलीगल मनी है तो घुस जाते हैं। ये चीज बताएगी। And what Union Home Ministry had stated, Union Home Ministry has approved the finance of 26,275 crore rupees for the modernization of police for the 5 years. ये चीज बताएगी। So यही बोला गया कि जो आपका सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, आपकी लेबोरेटरीज बिल्डअप की जाएंगी, हाईटेक वेपनरीज डेवलप की जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन टूल्स को बिल्डअप किया जाएगा, ये चीज बोला गया। सो ये वाला पेज पूरा इलेक्शन से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्किप करो एक बार में। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सेंटर ने बोला है कि अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन द 15 टू 17 हैड गॉट फर्स्ट डोजेस, ये चीज बताई गई। अगेन सो बर्ड मॉनिटरिंग टीम, ठीक है, विंटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2021-2022 ने सेंसस किया है बर्ड्स को लेकर और बताया है कि अभी इंडिया में 203 बर्ड स्पीसीज हैं, प्रेजेंस है, ये रिकॉर्ड किया गया। एंड जिसमें से 53 नॉन रेसिडेंट स्पीसीज है। नॉन रेसिडेंट मतलब 53 नॉन रेसिडेंट स्पीसीज का मतलब कि वो इंडिजीनियस स्पीसीज नहीं है, बाहर से आई हुई स्पीसीज है। बल्कि अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी विंटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम हुआ था फॉर 2020-2021, जिसमें 204 स्पीसीज थी, बट करेंटली 203 स्पीसीज है। तो एक स्पीसीज पता नहीं कौन सी है, वो यहाँ पर भी खुद स्टेट नहीं किया गया। सो एक स्पीसीज जो है वो उसका डिक्रीमेंट आया है। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स अबाउट दी नेपाल की सिचुएशन को लेकर। सो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है नेपाल और यूएस के रिलेशंस के बीच में, क्योंकि यूएस जो है वो चाहता है कि जो ग्रांट हम लोग देते हैं मोर देन $500 मिलियन का, उसमें थोड़े चेंजेस आए, बट नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि आप जो ग्रांट देते हैं उसमें कोई चेंजेस आए। इसी चीज को लेकर डिफरेंस जो है वो आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस की जो यूएस की गवर्नमेंट है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया अबाउट द ग्रांट को लेकर। ग्रांट यूएस चाहता है ग्रांट को लेकर थोड़े चेंजेस हैं, बट नेपाल डजंट वांट दी चेंजेस। सो आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।